फिजिक्स जो है एनसीईआरटी में हमारे पास सिलेबस रहेगा फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल चैप्टर्स कितने रहेंगे? 5 रहेंगे। बात करें सेकंड चैप्टर दैट इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। थर्ड चैप्टर रहेगा इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट and fifth chapter is sources of energy. Okay, these are 5 chapters of physics of 10th class. Now we discuss these chapters one by one. So first of all we will start from the first chapter of physics that is light reflection and refraction. और इस चैप्टर को भी हम 2 पार्ट्स में तोड़ के पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्शन भी है और रिफ्लेक्शन भी है। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या क्या है एक बार पूरे चैप्टर का आप ओवरव्यू ले लीजिए। तो क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट लाइट। नेक्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके कितने लॉज होते हैं। थर्ड हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ मिरर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ image formed by plane mirror. Next spherical mirror and next sign conventions for mirrors. Next रहेगा image formations के लिए क्या rules होते हैं मिरर में। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि मिरर्स में जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो किस टाइप से होती है। और नेक्स्ट रहेगा मिरर फॉर्मूला। एंड लास्ट वन हमारा टॉपिक रहेगा लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन। तो यहां तक आपका रहेगा फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में हमारा जो ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लाइट। तो व्हाट इज अबाउट लाइट? लाइट क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज a form of energy. एनर्जी की क्या है? एक फॉर्म है। लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है। किस फॉर्म में? लाइट हैज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। लाइट में क्या होते हैं? फोटॉन्स होते हैं। एंड व्हाट इज फोटॉन्स? फोटॉन्स क्या रहेंगे? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। पैकेट्स ऑफ एनर्जी। देखिए फोटोन क्या होते हैं? लाइट में छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, जिनमें क्या होती है? एनर्जी फिल होती है। अब फोटॉन्स की हम करेंगे प्रॉपर्टीज कि फोटॉन जो है उनकी क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। फर्स्ट पॉइंट तो आपका यही बन जाएगा कि जो फोटॉन्स होते हैं दीज आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी। फोटॉन्स are packet of energy. सेकंड क्या रहेगा? अब जो एनर्जी है, एनर्जी का क्या फॉर्मूला रहेगा? फोटोन के अभी हमने राइट किया है कि फोटॉन्स जो हैं वो पैकेट होते हैं किसके? एनर्जी के। एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल्स टू एच न्यू। देखिए यहां पर E है एनर्जी, H क्या रहेगा? H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। और जो यहां पर न्यू है, न्यू रहेगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें फोटोन की। जो फोटॉन्स है अब ये किस में होते हैं? लाइट में होते हैं। तो फोटॉन्स ट्रेवल किससे करते हैं? विथ स्पीड ऑफ लाइट। एंड लाइट की स्पीड क्या होती है? राइट डाउन स्पीड ऑफ फोटोन। फोटोन की स्पीड सेम रहेगी जो लाइट की होती है। बिकॉज फोटॉन्स आर प्रेजेंट इन लाइट, स्पीड ऑफ फोटोन इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसे लिखेंगे किलोमीटर में तो हमारा आंसर बन जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कैसे लिखा? देखिए लाख में कितनी जीरोस होती है? 5, यानी कि 10⁵ इंटू में क्या है? किलोमीटर।
1 किलोमीटर में हाउ मेनी मीटर, 1000, इट मीन्स आप राइट कर सकते हो 10⁻³ तो देखिए बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो अगेन क्या बन जाएगा 10⁸ ठीक है, यानी कि इन दोनों का सेम ही मतलब है। तो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ फोटोन बोथ आर सिमिलर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी रहेगी जो फोटॉन्स होते हैं उनका रेस्ट मास रहता है 0, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन्स इज 0। अब क्या मीनिंग है इस लाइन का कि अगर फोटोन रुक जाते हैं, फोटोन अगर रेस्ट पे होंगे तो उनका रेस्ट मास कितना रहेगा, 0 रहेगा। इट मींस फोटॉन्स की एग्जिस्टेंस तभी होती है जब वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, यानी कि फोटॉन्स जब मोशन में होंगे तभी एग्जिस्ट करेंगे, रेस्ट पे आते ही उनका कोई मास नहीं होता, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या रहेगी, देखिए फोटोन के ऊपर चार्ज की बात करते हैं, तो फोटॉन्स जो होते हैं, फोटॉन्स हैव नो चार्ज, photons have no charge photons have no charge it means photons are neutral particle। अगर कोई चार्ज नहीं है तो फोटोन को हम क्या बोलेंगे, these are neutral particles, okay, these are the four property of photon। now हम डिस्कस करेंगे कि जो लाइट है उसका कितना कौन कौन सा नेचर होता है। जो लाइट होती है बच्चों उसका होता है डुअल नेचर, लाइट हैव डुअल नेचर। डुअल का मीनिंग रहता है दो, यानी कि जो लाइट है वो 2 टाइप से बिहेव करती है, नंबर 1 इज पार्टिकल एंड नंबर 2 इज वेव। तो पार्टिकल नेचर राइट करते हैं कि जो लाइट है उसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट इज पार्टिकल नेचर, फर्स्ट इज पार्टिकल नेचर और सेकेंडली लाइट बिहेव करेगी एज वेव, सो हम बोल सकते हैं वेव नेचर। अब पार्टिकल नेचर को बताने के लिए दी गई पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी और वेव नेचर को डिफाइन करने के लिए दी गई वेव थ्योरी, ओके। तो पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है, पार्टिकल थ्योरी कहती है कि जो लाइट है वो पार्टिकल इन नेचर है, यानी कि जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। तो राइट कर सकते हैं आप, पार्टिकल थ्योरी कहती है कि लाइट जो है वो पार्टिकल इन नेचर है, और वेव थ्योरी कहती है कि जो लाइट है वो बिहेव करती है एज वेव। तो उसके बाद आती है देखिए हमारे पास पार्टिकल्स की बात करें तो लाइट जो है वो इस टाइप से पार्टिकल कंटेन करती है, और इन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया जाता है, अभी हमने किया फोटोन, तो जो फोटोन्स है वो क्या है, पार्टिकल्स है जो कि लाइट में क्या है, प्रेजेंट है। वेव की बात करें तो लाइट जब वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट रहेगी वो एज अ वेव लाइक दिस। बट क्या हम ऐसे देखते हैं कि लाइट जो है वेव नेचर की फॉर्म में आती है, नहीं, हमें तो लाइट क्या है बिल्कुल स्ट्रेट आती हुई दिखाई देती है। तो ये कैसे पता लगा कि जो लाइट है उसमें पार्टिकल्स भी हैं और जो लाइट है वो क्या है, वेव की तरह बिहेव भी करती है। तो इनके ऊपर दिए गए थे बच्चों एक्सपेरिमेंट, तो कौन से एक्सपेरिमेंट जो है वो हमें बताएंगे कि जो लाइट है वो पार्टिकल इन नेचर है। नेम द एक्सपेरिमेंट जो कि किए गए थे पार्टिकल नेचर को डिफाइन करने के लिए। एक्सपेरिमेंट फॉर पार्टिकल नेचर, नंबर 1 इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। नंबर 2 आता है कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता लगा कि जो लाइट है वो पार्टिकल इन नेचर है। अब बात करते हैं वेव नेचर की, तो वेव नेचर को भी डिफाइन करने के लिए एक्सपेरिमेंट हुए, और वो एक्सपेरिमेंट कौन कौन से थे। एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ दैट इज इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस से क्या पता लगा कि जो लाइट है वो वेव होती है। नंबर 2 इज डिफ्रेक्शन and third experiment is polarization, polarization,
ओके, तो ये 3 एक्सपेरिमेंट किए वेव नेचर के लिए, 2 एक्सपेरिमेंट किए पार्टिकल नेचर के लिए। तो देखिए पार्टिकल नेचर में सिर्फ पार्टिकल थ्योरी ने सिर्फ पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन किया, और जो वेव थ्योरी है, वेव थ्योरी केवल ओनली वेव नेचर को एक्सप्लेन करती है। बट हमने ऊपर लिखा कि लाइट का डुअल नेचर है। फिर आती है मॉडर्न थ्योरी। तो मॉडर्न थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि जो लाइट है वो दोनों की तरह बिहेव करती है। पार्टिकल थ्योरी ने सिर्फ पार्टिकल नेचर बताया, वेव थ्योरी ने सिर्फ वेव नेचर बताया, बट जो मॉडर्न थ्योरी आई, मॉडर्न थ्योरी बोलती है लाइट हैव बोथ नेचर। बोथ नेचर मीन्स पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। ओके, नेक्स्ट देखिए ये था हमारा लाइट में जो फोटोन है उनकी प्रॉपर्टीज और लाइट का कैसा नेचर होता है, डुअल नेचर। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। ओके, देखते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन रहेगा प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट इन सेम मीडियम। देखिए बड़ी नोट करने वाली बात है, रिफ्लेक्शन में कभी भी मीडियम चेंज नहीं होता, जबकि रिफ्लेक्शन में क्या रहेगा, मीडियम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जो लाइट आ रही है टकराने के बाद मिरर से उसी मीडियम में क्या है, वापस जानी चाहिए। ओके, या फिर हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो बाउंसिंग होती है लाइट की, उसी को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन होता किससे है, मिरर से। रिफ्लेक्शन होगा मिरर से। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है मिरर, और मिरर के पीछे जो ये स्मॉल लाइंस ड्रॉ की हुई है, इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, दिस सरफेस इज नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इट मीन्स यहां से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और जहां पर ये लाइंस नहीं है यानी अपर वाली सरफेस, इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बिकॉज यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अपर सरफेस रहेगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो देखिए मिरर पे क्या है, एक रे आ रही है। देखिए रे तो वैसे बहुत सारी आती है, बट हम डायग्राम को क्लियरली डिफाइन करने के लिए वन रे का यूज करने हैं। तो ये क्या है, रे है। ये जो एरो है ये बताएगा कि लाइट किस डायरेक्शन में आई। तो इस रे को हम क्या नेम देंगे, दिस इज इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पर गिरती है मिरर पर आकर, उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब जहां पर ये गिरी है जिस पॉइंट पर, वहां पर हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल जो है वो हम बनाएंगे डॉटेड लाइन से। नॉर्मल जो होता है वो बिल्कुल सीधा होता है किसी भी सरफेस पे। तो देखिए ये सरफेस थी, और बिल्कुल जो डायरेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट जो है, दिस वन इज नॉर्मल। अब लाइट क्या होगी, इस पॉइंट से वापस जाएगी, बिकॉज देखिए पीछे क्या है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो लाइट टकराकर मिरर से इस साइड जाएगी, और इसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। देखिए क्योंकि रिफ्लेक्शन हुआ है तो इसका नेम क्या रहेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्लियर है। और दिस इज नॉर्मल। ये मिरर है, मिरर की अपर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, नीचे वाली नॉन रिफ्लेक्टिंग है। इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, और ये क्या हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखिए जो ये नॉर्मल है और जो इंसिडेंट रे आ रही है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम बोलते हैं आई। आई का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई मीन्स क्या रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स कि जो लाइट इंसिडेंट हुई है वो कितने एंगल पर हुई है, मिरर पे। अब यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इज आर। ध्यान रखें आई बनता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, और जो आर बनेगा वो बनेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस और नॉर्मल के बीच में। तो आर को हम क्या बोलेंगे, आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये डायग्राम हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि रिफ्लेक्शन जो है वो किस टाइप से होता है। ओके, तो रिफ्लेक्शन एंड इट्स डायग्राम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके लॉज कितने होते हैं। ओके, तो देखिए नेक्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के कितने लॉज होते हैं, 2 लॉज होते हैं। दोनों देखिए कैसे। फर्स्ट लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे जो आई थी मिरर पे। नंबर 2 नॉर्मल जो हमने बिल्कुल सीधा बनाया था। थर्ड है रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइज
एट सेम प्लेन, प्लेन का मतलब है एक ही सरफेस पे। अभी डायग्राम बनाया था, आपने देखा भी होगा कि एक ही सरफेस पे रे आई थी, वहीं से टकरा के गई थी और उसी के ऊपर हमने क्या ड्रॉ किया था, नॉर्मल। ठीक है, यानी कि तीनों जो थिंग्स हैं ये कहां पर लाई करती हैं, सेम प्लेन पे। सेकेंड लॉ की बात करें तो सेकेंड लॉ कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है इट मींस एंगल आई, किसके बीच में बना था, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बना था, वो हमेशा ऑलवेज, ध्यान रखें ये ऑलवेज होता है। ऑलवेज का मीनिंग रहेगा कि रिफ्लेक्शन की प्रोसेस में एंगल आई हमेशा एंगल आर के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। बहुत क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज आपको दे रखा है एंगल आई इज इक्वल टू 45 डिग्री, व्हाट इज एंगल आर, तो आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा, एंगल आर भी हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, अब देखिए क्वेश्चन, व्हेन अ रे ऑफ लाइट falls normally on a mirror, what is angle of reflection? ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए मोस्टली स्टूडेंट्स देते हैं 90 डिग्री, जो कि बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है। हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कब हमें मिलेगा, सेकेंड लॉ से अगर आप देखो, जब हमें पता होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है। अब इस क्वेश्चन में हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी लैंग्वेज को समझेंगे। तो लैंग्वेज जो है इस क्वेश्चन की वो बोल रही है कि जो लाइट है वो कैसे आ रही है, नॉर्मली आ रही है। नॉर्मली का मतलब है बिल्कुल सीधी। देखिए मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, कोई भी मिरर है, प्लेन मिरर, तो यहां पर जो लाइट आ रही है, ओके, तो वो नॉर्मली आई है। देखिए नॉर्मली आई है, बिल्कुल सीधी आके गिरी है। और देखिए अगर नॉर्मल अगर आप ड्रॉ करते हो किसी भी मिरर पर, तो वो भी क्या होगा, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा नॉर्मल होगा। तो जरा ध्यान से देखिए कि क्या यहाँ पर आई एंगल बना है, नहीं बना। एंगल आई आपको बताया था बनता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, बट यहाँ क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या रहेगा, आई रहेगा 0। आई यहाँ पर नहीं बना, सो एंगल आई क्या होगा, 0 डिग्री। अब देखिए सेकेंड लॉ अगर हम देखें रिफ्लेक्शन का, जिसमें हमने राइट किया था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट के, एंड बिकॉज इन दिस क्वेश्चन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 0 डिग्री, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं सेकेंड लॉ पे। अब बात करेंगे हम, अभी तक आपने पढ़ लिया रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद नेक्स्ट लॉज कितने होते हैं, लॉ 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ मिरर। ओके ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ मिरर। तो मिरर के कितने टाइप्स होते हैं, मेनली टाइप्स होते हैं 2। नंबर 1 इज प्लेन मिरर, नंबर 2 इज स्फेरिकल मिरर। ओके, टाइप्स ऑफ मिरर में मेनली अगर पूछा जाता है तो 2 तरह के मिरर होते हैं, फर्स्ट होता है प्लेन मिरर, सेकंड होता है स्फेरिकल मिरर। अब बात करें स्फेरिकल मिरर की, तो ये फर्दर आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। स्फेरिकल मिरर की जो फर्दर टाइप्स है दैट इज फर्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर एंड सेकंड इज कॉनकेव मिरर। ओके, अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो प्लेन मिरर बिल्कुल प्लेन होता है लाइक दिस, एंड कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स का मीनिंग होता है बल्जिंग आउट, यानी कि बाहर की ओर थोड़ा सा उभरा हुआ। तो यहाँ पर आप देखिए जो इसके ये बल्जिंग आउट सरफेस है, इस पार्ट से होगा रिफ्लेक्शन, और अंदर जो वाली सरफेस है वो है नॉन रिफ्लेक्टिंग। ये आप ध्यान रखें कि जहां पर ये लॉन्ग लाइन्स होंगी, स्मॉल लाइन्स, तो वो कौन सी सरफेस रहेगी, नॉन रिफ्लेक्टिंग, और यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन होगा बल्जिंग आउट सरफेस से। इसी तरीके से देखिए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मीन्स होती है गुफा, तो लाइक दिस, ये क्या है, कॉनकेव पार्ट है। या हम स्पून की बात करें तो चम्मच की शेप कुछ इस टाइप से होती है। तो स्पून में देखिए इसमें भी हम 2 पार्ट्स डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ भी बनते हैं 2 टाइप्स ऑफ मिरर। अब देखिए ये थोड़ा इसका क्या है, गुफा वाला पार्ट है, इसे हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर, और जो ये बल्जिंग आउट पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, आपने देखा भी हो तो आप एक बार चम्मच उठा के देखना, चम्मच का जो अंदर वाला पार्ट है यहाँ पर जो हमारा फेस है वो उल्टा दिखाई देगा, क्योंकि जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो किस टाइप से होती है, रियल एंड इन्वर्टेड।
रियल इमेज हमेशा ही क्या रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी। इसीलिए स्पून में क्या होता है, स्पून के इंटीरियर पार्ट में चेहरा जो होगा वो उल्टा दिखाई देगा। ऐसा आप घर पे करके भी देख सकते हैं। अगर बाहर वाले पार्ट की बात करें तो ये क्या बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर, और यहाँ जो इमेज होगी वो इरेक्ट होगी, क्योंकि जो वर्चुअल इमेज होती है वो ऑलवेज क्या रहेगी, इरेक्ट रहेगी। अगर हम इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो जो हमारा प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए हम सभी के घरों में होता है ड्रेसिंग टेबल, उसके आगे आप खड़े होके देखते हो खुद को, तो उसमें क्या होगा, हम अपनी जो इमेज है वो किस टाइप से देखते हैं, इरेक्ट देखते हैं। जो इमेज इरेक्ट होगी वो ऑलवेज क्या रहेगी, वर्चुअल रहेगी। क्या आप सच में वहां खड़े हो, नहीं। तो प्लेन मिरर में बनने वाली इमेज रहेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, कॉन्वेक्स मिरर में पूछा जाता है तो बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्केव की बात करें तो रहेगी रियल एंड इन्वर्टेड। ये इनके क्या है, डायग्राम है, और इनमें इमेज किस टाइप से बनती है वो आपने देख लिया। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे कि जो प्लेन मिरर होता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, प्लेन मिरर में बनने वाली इमेजेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ये आप अच्छे से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, इट मींस कि जो प्लेन मिरर में इमेजेस बनती हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं। तो देखिए यहाँ पर नंबर 1 आपको मैंने पहले भी बताया कि जो प्लेन मिरर होते हैं उनमें हम अपनी इरेक्ट इमेज देखते हैं। जो इरेक्ट इमेज रहेगी वो हमेशा ही वर्चुअल बनेगी। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आपका रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर में कि जो इमेज फॉर्म्ड होती है दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम। देखिए सपोज ये जैसे कि क्या है, मिरर है, मिरर से आप जितनी दूरी पर आप खड़े हो या आपका जो साइज है, आप मिरर में अपनी क्या देखते हो, इमेज, और हम क्या है, ऑब्जेक्ट। इट मींस जो इमेज का साइज होगा वो किसके इक्वल होगा, जो ऑब्जेक्ट का साइज है। यानी कि जितना आपका साइज है आप मिरर में उतना ही देख पाते हो। ऐसा तो नहीं होता कि हम बड़े हैं और छोटे दिखाई देते हैं, छोटे हैं और काफी बड़े दिखाई देते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्लेन मिरर में जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा ऑलवेज। हम प्लेन मिरर्स की बात कर रहे हैं तो प्लेन मिरर के केस में इन दोनों का साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा। आते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, जो कि देखिए लाइक ये क्या है, हमारे पास सपोज प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस पर आप खड़े हो उतने ही डिस्टेंस पे पीछे आपकी क्या रहेगी, इमेज रहेगी। यानी कि दोनों का डिस्टेंस मिरर से क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो क्या राइट करना है कि जो पोजीशन रहती है इमेज की वो किसके इक्वल होगी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की। ओके, ऑलवेज होगा ऐसा, ये नहीं है कि आगे पीछे बनेंगे। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, तो जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसमें जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड बनती है। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मीनिंग होता है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो मिरर में क्या रहेगा, राइट हैंड, और जो हमारा राइट हैंड होता है वो मिरर में रहता है लेफ्ट हैंड। देखिए कैसे, सपोज यहाँ हमारे पास क्या है, प्लेन मिरर। ओके, आपने इंग्लिश का कोई भी अल्फाबेट राइट किया, लाइक हम मान लेते हैं कि हमने राइट किया है आर। अपनी नोटबुक पे आप आर लिखिए और प्लेन मिरर में चेक कीजिए तो आर हमें कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। तो इसमें क्या हुआ, जो लेफ्ट साइड थी वो राइट साइड हो गई, जो राइट साइड थी वो क्या हो चुकी है, लेफ्ट साइड। एम्बुलेंस को भी देखा होगा, एम्बुलेंस के ऊपर जो एम्बुलेंस वर्ड है वो सब क्या होते हैं, इन्वर्टेड लिखे होते हैं। ओके, इन्वर्टेड क्यों लिखे होते हैं, क्योंकि जब आप अपने व्हीकल पे जा रहे हो और आप साइड मिरर में देखते हो कि पीछे से क्या आ रहा है, अगर पीछे से एम्बुलेंस आ रही है तो एम्बुलेंस पे अगर एम्बुलेंस के वर्ड सीधे लिखेंगे तो वो आपको उल्टे दिखाई देंगे और आप नहीं समझ पाओगे कि पीछे से क्या आ रहा है। इसीलिए एम्बुलेंस पे पहले से ही सभी वर्ड्स अल्फाबेट्स क्या हैं, उल्टे लिख दिए जाते हैं ताकि वो हमें क्या दिखाई दे, सीधे दिखाई दे। ओके, तो इंग्लिश में टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26। तो 26 में से क्या होगा, कितने अल्फाबेट ऐसे होते हैं जिनका लेटरल इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। देखिए कैसे, जैसे कि सपोज आपने टी राइट किया है, अगर आप टी को मिरर में चेक करते हो तो टी एज इट इज दिखाई देता है, टी का लेटरल इन्वर्जन नहीं होता। इसी टाइप से इंग्लिश में और भी बहुत सारे अल्फाबेट हैं जिनका लेटरल इन्वर्जन नहीं होता। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि कितने अल्फाबेट्स का लेटरल इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, तो आपका आंसर रहेगा टोटल 11। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स
पर आते हैं, ये आपने डिस्कस कर ली। इसमें देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है सी। बाकी हम स्फेरिकल मिरर जब पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखोगे कि सी क्या होता है डायग्राम में, क्योंकि ये प्लेन है तो इसका कोई सेंटर होगा, होगा, लेकिन कहाँ पे, बहुत ज्यादा दूर होगा, क्योंकि ये स्फीयर के फॉर्म में तो नहीं है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि डिनोट होता है सी से। नेक्स्ट है फोकस, फोकस को आप डिनोट करोगे कैपिटल एफ, कैपिटल एफ मींस फोकस। नेक्स्ट आता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम लिखेंगे कैपिटल आर से, कैपिटल आर मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ होता है स्मॉल एफ। जो प्लेन मिरर होता है देखिए उसका सी, कैपिटल एफ, कैपिटल आर एंड स्मॉल एफ, ये सारी जो चीजें होती है कहाँ पे लाई करती है, इंफिनिटी पे। आपने ये भी सुना होगा कि टू पैरेलल रेज आपस में कहां पर इंटरसेक्ट करती है, एट इंफिनिटी। इसी टाइप से देखिए ये आपका प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर का सेंटर कहां होगा, बहुत ज्यादा दूर होगा। कितना दूर, इंफिनिटी ले लेते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे सी एफ आर स्मॉल एफ कहां पर होंगे, इंफिनिटी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं जो कि है प्रॉपर्टी नंबर 6, जो पावर रहेगी। देखिए पावर, पावर को डिनोट करते हैं पी से। पी का फॉर्मूला रहेगा मिरर के केस में 1/f, और अभी आपने ऊपर पढ़ा 5th कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जो हमारा प्लेन मिरर है उसका स्मॉल एफ कहां पर होता है, इंफिनिटी पे, तो p का फॉर्मूला रहेगा 1/f, और f हमारा कहां पर है, इंफिनिटी पे। समथिंग बाय इंफिनिटी, किसी भी नंबर के नीचे इंफिनिटी आ जाता है, यानी हम बोलते हैं समथिंग बाय इंफिनिटी। इंफिनिटी मींस समथिंग बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, यानी कि जो पावर है प्लेन मिरर की वो क्या रहती है, 0 रहती है। देखिए प्लेन मिरर थे, पहले प्लेन मिरर आए, स्फेरिकल मिरर तो बाद में आए। तो स्फेरिकल मिरर को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखिए अगर पहले मिरर में किसी चीज में कमी आती है तो हम कोई अच्छी चीज देखते हैं उस कमी को दूर करने के लिए। तो प्लेन मिरर की भी लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या थी कि जो पावर रहती है प्लेन मिरर्स की वो क्या आती है, 0 आती है। तो इसीलिए क्या बनाए गए थे, स्फेरिकल मिरर्स बनाए गए। उसके बाद आते हैं 7th प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पर क्या है, आपने दो प्लेन मिरर लिए, उनको किसी एंगल पे रख दिया, कोई भी एंगल हो सकता है, मैंने यहाँ लिया है 60 डिग्री। दो मिरर लिए, उनके बीच में हमने कोई क्या रख दी, ऑब्जेक्ट रख दी, ओके। और आपसे ये पूछा जाता है कि दोनों मिरर में इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनेगी, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल इमेज ऑफ जो भी आपके ऑब्जेक्ट है, ओके। जैसे यहाँ पर बॉक्स लिया है मैंने, तो टोटल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इन बोथ मिरर इज, क्या आंसर आएगा, एंगल दिया है 60 डिग्री। तो इसे हमने कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए हमारा जो टोटल एंगल बनता है वो बनता है 360 का। 360 डिग्री अपॉन में क्या करेंगे हम, थीटा करेंगे। इसका एक फॉर्मूला है, ट्रिक है, जिससे आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, इमेज निकाल सकते हो। आप तो देखने के बाद यही बोलोगे कि दो ही बनेंगी क्योंकि दो मिरर है, लेकिन ऐसा नहीं होता, रिफ्लेक्शन अगेन एंड अगेन चलता है। तो हमें इसे करना है किस टाइप से, आपको ऊपर रखना है 360, बाय में रखना है थीटा, और ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इमेजेस। किन्हीं भी दो मिरर के बीच में अगर आपको निकालना हो कभी भी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, कितनी इमेज बनी है, तो आपका फॉर्मूला रहता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा। थीटा कितना लेंगे, जो भी आपको यहाँ पे गिवन होगा, हमें गिवन कितना है इस केस में 60 डिग्री, तो आप यहाँ पुट करेंगे 360 डिवाइडेड बाय 60, काट दीजिए, 60 से ही किस पे कटेगा, 6 पर, तो आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया। जो भी आए उसके बाद भी आपके पास क्या बनेंगे, दो केस बनेंगे, एक तो बनेगा इवन नंबर का, सेकंड बनेगा ओड नंबर का। अब जो आपका आया है 6, वो क्या है, इवन है या ओड है, 6 एक इवन नंबर है। अगर आपका ये कट करने के बाद जो नंबर आता है और वो नंबर क्या रहेगा, इवन, तो आपको क्या करना है, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना है, और वो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस होंगी। जैसे कि यहाँ पर हमारा 6 आया, तो 6 में आप क्या करोगे, 1 कम करोगे, 6 - 1 इज इक्वल टू 5, यानी यहाँ पर टोटल इमेज कितनी बनेगी इस बॉक्स की, 5 इमेजेस बनेंगी। और अगर आपका आंसर ओड में आ जाता है तो वो आपका एज इट इज रहेगा, आपको कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना। सब्ट्रैक्ट हमें केवल किस केस में करना है,
अगर आपके पास कोई इवन नंबर आ जाता है, ओके। और अगर आ जाता है हमारा डेसिमल में, लाइक दिस 7.2, कैंसिल आउट करने के बाद अगर आपका आंसर डेसिमल में आता है तो डेसिमल के आगे जो भी डिजिट होगा वो आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ी है कैरेक्टरिस्टिक 7। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक देखिए नंबर 8, हमारे पास है प्लेन मिरर। ठीक है, हमारे पास क्या है, प्लेन मिरर, और यहां कोई क्या है, पर्सन खड़ा है। ठीक है, कोई व्यक्ति खड़ा है और ये क्या कर रहा है, देखो ये जितने डिस्टेंस पे है मिरर से, मिरर के पीछे इसकी इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे बनेगी। ठीक है, जितने डिस्टेंस पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, उतने ही डिस्टेंस पे क्या रहेगी, इमेज बनेगी। हो सकता है देखने में ऐसा ना लग रहा हो, पर आप समझिए थोड़ा। अब मान लेते हैं कि ये जो पर्सन खड़ा है ये मिरर की तरफ भाग रहा है, क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, रन कर रहा है, कितनी स्पीड से, मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये मिरर की तरफ भाग रहा है। तो जो इसकी इमेज है उसकी स्पीड क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। देखिए क्या पूछा है मैंने, कि इस पर्सन की जो इमेज है उस इमेज की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या रहेगी, तो सेम रहेगी। जितनी स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है रन करती है, मिरर की तरफ मोशन करेगी, उतनी ही स्पीड से उसकी इमेज मिरर की तरफ आएगी। इट मीन्स हमारा आंसर बन जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, स्पीड दोनों की सेम रहेगी। यहां पर एक और क्वेश्चन अराइज होता है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, विद रिस्पेक्ट टू मिरर तो सेम है, लेकिन अगर पूछा जाता है कि स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, तो हमारा आंसर क्या होगा, इस व्यक्ति को क्या लगेगा कि जो इसकी इमेज है वो इसकी तरफ कितनी स्पीड से आ रही है, 2 and 2 4। इट मीन्स इसे लगेगा कि इसकी इमेज इसकी तरफ दोगुनी, ट्वाइस स्पीड से आ रही है। ओके, तो इस टाइप से अगर आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आप कर पाओगे। तो अभी तक हमने जो यहाँ तक पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा स्फेरिकल मिरर, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट